साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है, जो सरकार को बनाना था पर वो बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस एफिडेविट के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज करनी है हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। बट बड़े दुख की बात है जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि आप लोग समझते हो उस एफिडेविट को बहुत नॉर्मल चीज़ कि 8 पन्ने भर के दियो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि वो 8 पन्ने कोई औपचारिकता नहीं है, इट इज़ नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी। एक एक डॉक्यूमेंट को, एक एक जानकारी को स्पष्ट करना होगा दोनों ही पक्षों को। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको गंभीर कानूनी परिणाम जो है भुगतने पड़ सकते हैं। पर इसमें एक दिक्कत ये आएगी भाई, रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट था उसमें जो क्लॉजेज नीचे हैं, लास्ट का डिक्लेरेशन क्लॉज, उसमें आईपीसी के प्रोविजंस पर निर्भर किया गया है। अब उनको बीएनएस के उल्लंघन मानते हुए जो है पढ़ना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को जल्दी इसमें एक नया अमेंडेड जजमेंट जो है जारी करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथियों एक बात समझना, वाइफ लिखती है पिटिशन में कि मुझे मारा पीटा गया, दहेज की मांग की गई, घर से बाहर निकाल दिया गया, मेरे पास अलग होने का जो है युक्तियुक्त कारण है। फिर लिखती है कि मेरा हस्बैंड इतना कमाता है, और उसके बाद ये कहती है कि साहब मुझे इतना खर्चा चाहिए, और एंड में जो है मांगती है इंटरिम, और उसके बाद केस को जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है सॉल्व करने की प्रेयर भी ये कोर्ट से करती है। साथियों आप कितने ही गुणगान कर लो अपने खुद के, अपनी वाइफ के, कि ये वाइफ नहीं है, ये बेसिकली हमको जो है परेशान करने वाला जीव है और अल्टीमेटली से हमारा जीवन हराम कर दिया, हमको तंग कर दिया, और अपनी इच्छा से पीयर में रह रही है, और ये जो है घर बसाने में इच्छुक नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा तमाम जो है आरोप लगा दो। कोर्ट जो है मेंटेनेंस वहाँ पर बांध देती है आपकी इनकम को देखते हुए। प्रॉब्लम यही है कि आप ना तो लिटरेट होना चाहते हो, और अगर आपको प्रयास भी किए जाएँ लिटरेट करने के तब भी आप नहीं चाहते हो, क्योंकि जब तक आप लिटरेट नहीं होगे अपना भला नहीं कर पाओगे। ये वैसा ही है कि जैसे कोई व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, उसको जानकारी नहीं इनकम टैक्स की, व्यापार कर लिया, फिर जब रेड होती है इनकम टैक्स की तब वो जागता है कि अरे भाई अच्छा ये प्रोविज़न भी है क्या, अरे अगर ये कर लिया होता तो बच गए होते। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अगर आपने अपना दिमाग ना लगा करके जो नियम कायदा कानून है उसको पढ़ लिए होते तो वहाँ पर दिक्कतें नहीं होती। आज हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि चलने दे भाई, मरने दे, खर्चा तो बन जाएगा भाई, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। तो रजनीश वैसे नेहा काम करता है 2 तरीके से। एक तो है कि मैरिज नहीं हुई है बट अबाउट टू बी कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा कि मैरिज हो चुकी है और केस भी जो है फाइल हो चुका है, अब क्या करें। तो दोनों ही स्थितियों को हम देख लेते हैं। साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात, जब लड़की केस फाइल करती है तो आपकी इनकम लिखती है बहुत बड़ा चढ़ा के, और ख़ुद को पता है कि बेरोजगार, और अल्टीमेटली एक बड़ा अमाउंट जो है वो मांगती है एज अ मेंटेनेंस। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लड़कियों के माइंड में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम लड़के की सारी प्रॉपर्टियाँ खा जाएंगे या उसका हम सारा जो है इनकम चाट जाएंगे। भाई वो लड़की है, उसको क्यों बनाते हो दीमक। चाटना है तो अपनी प्रॉपर्टी को चटवानी, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को। चटवाना है तो अपनी प्रॉपर्टी ही को चटवानी। कुछ ऐसा करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को और अपनी इनकम को हम सेव कर डालते हैं, और जो उसकी टेंडेंसी है दिमाग वाली, उसके दिमाग से निकाल कर उसको एक अच्छी नागरिक बनाकर जो समाज की मुख्य धारा है उससे हम जोड़ते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि पढ़ लिख जाने के बावजूद भी ये जो महिलाएं हैं ये काम करना नहीं चाहती हैं। इनको इनके वकील खुद गाइड करते हैं, अरे भाई मैडम काम मत करना जी। क्यों? कि बोले अगर काम करोगे तो आपका जो है इनकम आएगा, और इनकम आएगा तो आपको मेंटेनेंस जो है कोर्ट से नहीं मिलेगा। अगर आप इनकम लेते भी हो तो आप इनकम 2 नंबर में लो, मीन्स उसको करो अनअकाउंटेड। क्लियर है? ताकि किसी को कुछ नहीं मालूम पड़े और हम कोर्ट में कह देंगे जी आप तो बेरोजगार, और कोर्ट आपको देगा भारी भरकम पैसा। साथियों जजमेंट जो है अनेकों हैं कि अगर वाइफ जो है पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद भी जजमेंट बहुत सारे आ गए कि बीइंग अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज़ वन थिंग और डूइंग अ जॉब इज़ अनदर थिंग। तीसरा फैक्टर ये भी है इनकम डिस्पेरेंसी, कि वाइफ कम कमा रही है, हस्बैंड ज़्यादा कमा रहा है, तब भी ग्राउंड बन जाएगा मेंटेनेंस देने का। तो मेंटेनेंस देना पड़ ही क्यों रहा है इसको समझ लो, और मेंटेनेंस को लेकर बचाव के बिंदु क्या है इनकम टैक्स के एंगल से, ये भी समझ लो, जिसका हम प्रैक्टिकल उपयोग कर सकते हैं रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट की लाइट में। साथियों अगर आप अभी तक मैरिड नहीं हुए, मैरिज करने जा रहे हैं, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ कि लड़की पढ़ी लिखी तो ले आओ, पर लड़की का जॉब प्रोफाइल भी देखो कि वो कहाँ जॉब कर रही थी, उसका क्या जॉब प्रोफाइल है, उसका इनकम टैक्स का स्थिति क्या है, क्या वो रिटर्न फाइल करती है या नहीं करती है, या इनकम टैक्स पेयर है या नहीं है, या उसने कोई टीडीएस जो है अपना कटवाया या नहीं कटवाया अपनी लाइफ के अंदर। क्लियर है बात ये? अगर उसका जॉब प्रोफाइल नहीं है, लड़की ने आज तक कोई जॉब नहीं करी है, वो भले पढ़ी लिखी है, शादी मत करना, क्योंकि वो स्थिति वैसी है जैसे कि लड़की अनपढ़ होती है।
वो शादी कर लेगी, फिर आप पे बन जाएगी बोझ। अल्टीमेटली जब डिस्प्यूट होगा तो वो कहेगी सर मैं तो बेरोजगार हूँ, लाओ मुझे खर्चा दो, और मैंने कहा ही था कि मैं कोई जॉब करती नहीं हूँ, और घर वालों ने साफ कहा था कि हमको ऐसी बहू चाहिए जो सुशील हो और जो बेरोजगार हो, जो कुछ काम काज नहीं करती हो। तो लड़की आपको लानी है कामकाजी। एक बात को दिमाग में सेटल करके रखना, लड़की कामकाजी नहीं है तो लेके मत आना। दूसरी बात ये, शादी करने से पहले जब आपका रोका हो जावे, कम से कम गैप रखो 6 से लेकर 7 महीने का या 8 महीने का। जल्दबाजी मत करो भाई, सुहागरात तो बाद में जाके बन जाएगी, पर मेन बात यह है कि जल्दबाजी कर दी और लड़की जो है गलत शरत आ गई या कहीं ऐसी आ गई कि जिसके पहले से अफेयर्स हैं, तो वो लाइफ जो है बर्बाद करके रख देगी आपकी। तीसरी बात है कि लड़की को भाई क्लियर कर दो कि जो तुम नंबर यूज़ करते हुए आ रहे हो, मुझे इसका पूरा डाटा चाहिए कि किस किस को फ़ोन किए गए और किस किस के जो है फ़ोन आते हैं। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि शर्मा शर्मी देख लेंगे जी, अरे लड़की बुरा मान जाएगी जी, ऐसा होता है क्या, ये आपके जो है ना सगे मामा कहीं आपके घरों में देखे हैं मैंने, अरे नहीं नहीं यार बात खराब हो जाएगी, समझा करो यार, मेरे बात जुबान दिया है मैं, भाई मामा जी आप जुबान दिया है, पर मेरे को तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बाद में जो खटका बच जाएगा मेरा तो उसको कौन समेटेगा। क्लियर है बात ये है। तो मामा जी को बोल दो भाई साइड में बैठो, लड़की देखनी है देख ली उन्होंने, पर अब क्या करना है वो आपको करना है समझदारी से। अगर नहीं करा तो मारे जाओगे, क्योंकि अगर वो गलत तरीके से घर में टिक गई तो मैंने क्या बोला आपको, वो चाट जाएगी आपकी प्रॉपर्टीज को दीमक की तरह। क्लियर हो गया आपको। और आपको एक बात जो है दिमाग में सेटल कर रहा हूँ कि जब आप इस प्रोटोकॉल को जो है अडॉप्ट नहीं कर पाए और अब जो है वाइफ ने केस कर दिया है, तो अब कैसे बचे। साथियों एक कहावत भी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब क्या करना है अपने को कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है उसको वापस से गौर से पढ़ना है, और उसमें एक बात की गई है इनकम के बारे में, और इनकम ड्राइव कैसे हो रही है उसके बारे में। आपकी वाइफ ने आपका गलत इनकम बताया कोर्ट में, तो आप वाइफ को लीगल नोटिस पहले ही सर्व कर दो और उसमें ये पूछो कि आपने ये इनकम लिखा कैसे, इसका बेसिस क्या है, और अगर झूठा फैक्ट है वो तो इसका मतलब उसने फॉर्जरी करी है और फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो है तैयार किए हैं, और सेक्शन 335 BNS में कार्रवाई के आधार वहाँ बन जाएंगे। इस बात को विशेषता आप नोट कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मजाक नहीं है कि कोर्ट में आके जो मर्जी आपने लिख दिया। जब आप कोर्ट में आ रहे हैं तो यू आर बाउंड टू स्टेट द ट्रू फैक्ट्स, इवन एवरी पिटिशन इज सपोर्टेड बाय द एफिडेविट्स। तो ये एफिडेविट जो है, अगर आप गलत फैक्ट्स कोर्ट को इन्फॉर्म कर रहे हो तो इट मे ब्रिंग यू विद द प्रीव्यू ऑफ परजुरी ऑल्सो। क्लियर है। तो इस बात का विशेष था, लड़के ध्यान रखें कि जो लड़की ने इनकम बताई है वो इनकम की स्थिति क्या है। और एक बात दिमाग में रख लो कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ भले उसे इनकम आपकी कोट कर दी है, पर वो इनकम नहीं है, वो टर्नओवर है। अगर आप एक बिजनेस की इनकम अर्न कर रहे हैं, आपकी रियल इनकम क्या है, आपका बुक्स प्रॉफिट, जाके सीए से पूछना आपके, जो कि बहुत कम होता है टर्नओवर से। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं कारोबारी हूँ, व्यापारी हूँ, और सालाना मेरे खाते में आते हैं 1 करोड़ रुपए, तो ये मेरी इनकम नहीं है। जज भी कई बार मिसकंसेप्ट करते हैं इस चीज़ को, वकील मिसकंसेप्ट करते हैं। ये 1 करोड़ अगर खाते में है तो ये 1 करोड़ जो है टर्नओवर है बिजनेस का, जिसका 4480 से हम निकालेंगे प्रॉफिट रेशो, तो ये आएगा 6% या 8% की दर से, या तो 6 लाख या 8 लाख, वो टैक्सेबल होगा। क्लियर हो गया। अगर वो रेंज में है तो एज पर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल की। क्लियर है। और अगर प्रोफेशनल है तो उस कंडीशन में हाफ अमाउंट को जो है हम इनकम मानते हैं और उस पर टैक्स जो है निकालते हैं। उदाहरण के लिए कोई एडवोकेट है, एडवोकेट इज ऑल्सो प्रोफेशनल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, तो उस सिनेरियो में अगर उसकी इनकम जो है 50 लाख रुपए खाते में उसके आ रहा है सालाना, तो 50 लाख रुपए उसकी इनकम नहीं है, वो टर्नओवर है, उसको जस्ट हाफ कर देंगे, तो ये 25 लाख रुपए में जो है टैक्स की लायबिलिटी निकालेंगे एज पर सेक्शन 44 ADA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्लियर है। अब जो अमाउंट निकल के आया बुक्स प्रॉफिट आपका, उसका निकालो जी 25%, उसी हद तक जो है वाइफ क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, उससे ऊपर क्लेम नहीं कर सकती है। क्लियर हो गया जी आपको। अब 6 लाख का निकालो जी 25%, कितना आएगा जी 1.25 लाख रुपए, मोटा मोटा ये आएगा ना। अब 1.25 लाख रुपए की हद तक वो क्लेम कर सकती है सालाना, तो मोटा मोटा शी कुड क्लेम अप्रोक्सीमेटली 10,000 पर मंथ एज अ मेंटेनेंस ऑन द हायर साइड। तो जो क्लेम था भारी भरकम, मुझे 50,000 दे दो जी, मुझे 1 लाख दे दो जी, मुझे 1.5 लाख दे दो जी, वो वैसे खत्म हो गया, हद आ गई वहाँ पर, इस हद तक। अब जब वो मैक्सिमम क्लेम करना चाह रही है तो इसका मतलब उसके पास इनकम नहीं है, अब उसको सिर्फ एक्सपेंडिचर ही करने हैं। तो आपको यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखनी है इनकम टैक्स के एंगल से, कि जो भी लोग उसके बिहाफ पर खर्चा कर रहे थे, क्या वास्तव में वो इतने कॉम्पिटेंट थे कि 50,000 रुपये वो खर्चा उस पर कर पा रहे थे जैसा उससे मांगा। क्योंकि अमूमन केस ये लड़कियाँ करती है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तब तक इनको पाला किसने। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो इसके लिए आपको सेक्शन 69D इनकम टैक्स एक्ट पर जो है जोर देना होगा। Where any amount is borrowed on a hundi from or any amount due thereon is repaid to any person otherwise than through an account
payee check drawn on a bank, the amount so borrowed or repaid shall be deemed to be income of a person borrowing or repaying the amount aforesaid for the previous year in which the amount was borrowed as repaid as the case may be। तो ये प्रोविज़न क्या कहता है कि अगर कोई अमाउंट आप बोरो कर रहे हो तो ये भी आपकी इनकम होगा, इस पर टैक्स लगेगा। अगर बचना चाहते हो तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो पैसा लिया है ये मैंने लिया है क्रेडिटर से। क्लियर है? तो जो भी पैसा उसके भाई से, उसके पिता से आया, वो कितना कितना आया इसकी भी गणना करना जरूरी है। और इस बारे में लड़की फैट नहीं बताती, कोई भी लड़की इस फैट को डिस्क्लोज करती नहीं है कि 1.5 साल, 1 साल, 6 महीने, 5 महीने वो जिंदा कैसे रह गई, मतलब विशेष कोई एनर्जी थी कि उसके पास में कि जिंदा रह गई। ठीक है जी भाई, नसों में अगर आपको खून को दौड़ाना है तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कब बनेगी? जब बॉडी में फूड जाएगा। तो वो एनर्जी कैसे बनी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 69D इनकम टैक्स एक्ट का वो वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके प्रैक्टिकल जो है हेल्प करेगा। नोटिस है कि आप पूछ सकते हो, अगर लड़की जवाब नहीं देती है तो ऑर्डर 11 रूल 12 CPC इसको नोट कर लो। इसमें इंट्रोगेटरी जो है कॉल करना है, जब तक वो एफिडेविट पूरा नहीं करते हैं इस पर जो है आपको वर्कआउट करना है। और इसके अलावा एक बात आप समझ लो कि जब भी कोई व्यक्ति जिसकी इनकम नहीं है या इनकम बहुत कम है, खर्चे जो है उसके बहुत ज़्यादा हो गए, तो इस सिनेरियो में उसको ऑफर करना होगा स्पष्टीकरण। अगर स्पष्टीकरण वो ऑफर नहीं कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि भाई इसके खर्चे हुए नहीं है, ये खर्चे जो है फेक बताए गए। कोर्ट में जब मामला पहुंच गया, लड़की खर्चा मांग रही है, तो मैक्सिमम लिमिट तो मैंने आपको स्पेसिफिक कर दी है एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर। तो जो भी खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान पे हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान की स्थिति कहाँ से आई? सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एसेट से। तो रियल खर्चा क्या हो रहा है वो स्पेसिफिक करना होगा। भाई वो रह तो अपने पिता के मकान में रही है, तो रोटी कपड़ा मकान में से मकान तो हो गया कट। क्लियर है जी? और दूसरी बात है कि रोटी में क्या खा लेगी, वो अपना डाइट चार्ट जो है स्पेसिफिक करे। और अगर डाइट चार्ट पर स्पेसिफिक कर रही है तो उस सिनेरियो में फूड सिक्योरिटी एक्ट के एंगल से आप उसका प्रॉपर डाइट जो है निकाल सकते हो कि रियल में डाइट क्या है और क्या डाइट जो है फर्जी बना के पेश की गई है। इसके अलावा जो कपड़ा है वो कपड़ा क्या चाहती है, कहाँ वो जाना चाहती है, जिसके लिए वो शौक रख रही है महंगे महंगे। तो इन सब पर जो है आप वर्कआउट कर सकते हो। और एक बात मैं आपको कह दूं कि रजनीश बनाम नेहा के जजमेंट में इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द अमाउंट शुड बी रीजनेबल, इट शुड नॉट बी एक्सॉर्बिनेट। क्लियर हो गया जी आपको? तो ये वर्कआउट कर लो, और लड़की इसके अगेंस्ट में आप ये प्रोसीडिंग्स करके उसका इंट्रोगेटरीज करो, तो आपको सारी स्थितियाँ जो है क्लियर हो जाएंगी। और जैसे ही आप नोटिसबाजी करोगे, एक एक चीज़ पर जो है फोकस करना शुरू करोगे, तो विपक्षी पक्षकार जो है वहाँ पर होता है टेरिफाइड, और वहाँ से शुरू होता है कहानी होना बैकआउट की। तो अपने खाते भी जो है प्रॉपर जो है मेंटेन करके रखा करो। और दूसरी बात, लड़की पक्ष जो है उनके खाते भी प्रॉपर मेंटेन हो, इस पर काम करना है शादी से पहले। और शादी के बाद अगर केस कर दिया है तो उस सिनेरियो में आपको ये जो प्रोटोकॉल है 69C 69D के फॉलो करने हैं इनकम टैक्स के एंगल से, ताकि हमें कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं हो और हम इजीली जो है जानकारी के बेसिस में वर्कआउट कर सकें। जानकारी नहीं देगी लड़की और कानूनन वो जानकारी मेंटेन करनी थी, तो वहाँ पर स्थिति आएगी एडवर्स प्रिजम्पशन की, जिसके लिए आप सेक्शन 121 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जाकर जो है पढ़ सकते हो। ये नए वाले जो कानून है BSA, उसमें जाके आप पढ़ सकते हो। तो साथियों, इंपॉर्टेंट जानकारी है, अपडेटेड रहें और अपने राइट्स के प्रति जो है सिक्योर रहें। और कोई चीज़ मजाक नहीं है, तो इसलिए आपको ये विशेषता ध्यान रखना है कि जो भी इनकम का स्टेटस है, जो भी जानकारी दी है उसने इनकम के बारे में, उस स्लाइड में सेक्शन 69C 69D इनकम टैक्स एक्ट पर हमको जो है निर्भर करना है, ताकि हम इजीली जो है इस तरह के जो ट्रांजेक्शन है जो कि टोटली हिडन है, टोटली सस्पेक्टेड है, उस पर काम करते हुए सही जानकारी के बेसिस पे अपने राइट्स को जो है इजीली कोर्ट से प्राप्त कर सकें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।